सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मुझे अपनी सास बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बहुत अजीब औरत थी। वह हम बहुओं को सांस लेने या जीने नहीं देती थी। हमें अब तक समझ नहीं आया था कि उसके साथ क्या समस्या थी। और ख़ास करके मैं और मेरी देवरानी पढ़ी लिखी थी और शहर से शादी होकर छोटे से इलाके में आ गई थी। शायद यही वजह थी, मुझे अपनी सास की कुछ खास समझ नहीं आई थी। और फिर जो व्यवहार मेरी देवरानी के साथ करती थी, उसे देख कर तो मेरा दिल जल उठता था। मेरी देवरानी को उन्होंने पता नहीं क्यों अभी तक उसे अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने देती थी, जबकि हमारा कल्चर तो इस बात की परमिशन भी नहीं देता। मैंने कई दफ़ा अपनी सास को कहा, आप क्यों इस बेचारी के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं? ये तो बस अभी 20 साल की लड़की तो है। ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मेरी सास मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं देती थी। कई दफ़ा मैंने अपने पति से भी इस बारे में बात की थी। सोनी सिर्फ 20 साल की तो है, क्यों ना हम उसकी दूसरी शादी करवा दें। माना कि वह अनाथ लड़की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। मेरी बात सुनकर मेरा पति सतीश कहने लगा, तुम इन सब चक्करों में ना पड़ा करो। मेरी माँ घर की बड़ी है, उन्हें ज़्यादा अच्छे से मालूम है किसके साथ क्या करना है। तुम अपने काम से काम रखा करो। सतीश के समझाने के बावजूद भी मैं बाज नहीं आती थी और कई दफ़ा अपनी सास से बात की, लेकिन मेरी सास का वही एक जवाब था कि फ़िलहाल सोनी की शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मेरी सास हर टाइम उसे अपने कमरे में ही रखती, न जाने क्या कुछ कहती रहती थी। सोनी तो किसी से कुछ कहती भी नहीं थी, अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। बहुत दफ़ा मैंने उसे चुपके से रसोई में रोते हुए देखा था। एक तो इतनी कम उम्र में पति को खो देने का गम भी, ससुराल वालों का जुल्म भी अजीब था। उसे दूसरी शादी भी नहीं करने दे रहे थे, जबकि मेरा मानना था अगर उसकी दूसरी शादी हो जाती तो वह अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती थी। और फिर मेरे बड़े जेठ उससे शादी करने को भी राजी थे, मगर पता नहीं मेरी सास क्यों राजी नहीं थी। हैरानी की बात तो ये थी कि मेरी सास बड़े जेठ की शादी का नाम भी नहीं लेती थी। मेरा पति दूसरे नंबर का था और उनकी शादी मुझसे हो गई थी। उसके बाद मेरा छोटा देवर अरविंद था, जिसकी शादी सोनी से हुई थी, लेकिन उसके मरने के बाद सोनी विधवा हो गई थी। अब मेरी सास को बड़े बेटे की शादी की फिक्र करनी चाहिए थी। फिर उन्हें सोनी जैसी लड़की भी मिल रही थी, लेकिन ना ही वह जेठ की शादी करना चाहती थी और ना ही सोनी की। जब मैंने इस समस्या पर बातचीत शुरू की तो मेरी सास कहने लगी, पहले तुम अपनी फिक्र करो। शादी को 4 साल हो गए हैं, अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति भी मुझे छोड़ दे। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। आज तक सतीश ने बच्चों को लेकर ऐसी कोई बात नहीं की थी। शादी के शुरुआती दिनों में ही मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ समस्याएं हैं। शायद मैं प्रेग्नेंट ना हो सकूं, लेकिन फिर भी मैंने ये बात सबसे छुपाई थी। आज तक कभी भी मैंने किसी के इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि लेकिन जैसे ही मैंने सोनी की शादी के लिए रोना धोना शुरू किया तो मेरी सास की जुबान पर यह बात भी आ गई थी। मैं खुद ब खुद चुप हो गई थी। शायद ये मुझसे चुप करवाने का अच्छा तरीका था। वह चाहती थी कि मुझे मेरी कमजोरी का एहसास दिलाया जाए, ताकि मैं अपने कमरे में बंद हो जाऊं और अपनी मुंह बंद कर लूं। लेकिन मैं सोनी के साथ ऐसा जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी। एक दिन मेरी सास किसी काम से बाजार गई हुई थी। सोनी के पास गई तो वह चुप से बैठी सब्जी काट रही थी। मैं भी उसके पास बैठ गई। मैंने सोनी से कहा, देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत आवाज़ उठाई है। मैं चाहती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी भी आराम से कटे, लेकिन हमारी सास ऐसा नहीं चाहती। अगर तुम खुद अपने लिए स्टैंड लोगी तो माँ नरम पड़ जाएगी। तुम कब तक यूँ हमारी गुलामी करती रहोगी? अपना घर बसाओ और शादी कर लो। तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मेरी बात सुनकर सोनी ने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, भाभी, आप बहुत अच्छी हैं और मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी बहन की तरह मानती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो। अगर आप ये बात दोबारा करोगी तो माँ फिर आपसे आपके बच्चे ना होने के बारे में बात करेंगी, इसलिए आप ऐसी कोई बात ना करो। सोनी की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी और फिर कुछ सोचकर उससे कहा कि तुम बात करो ना, मेरी बात पर तुम अपना दिल छोटा मत करो। कहने लगी, मैं अनाथ लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे वही करना पड़ता है जो सास कहती हैं और अभी भी कह रही हूँ। और जो उनकी फरमाइश है, अगर मैं उनकी बात ना मानती तो वो मुझे शायद घर से निकाल देती। मैं उनके कमरे में उनके साथ सोने पर मजबूर हूँ, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। जो कुछ वह कह रही हैं उस पर खरी उतरूँ। बस मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं देख सकती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दुनिया में अगर कोई मेरा अपना है तो वह आप हैं और मुझे डर है मैं कहीं आपको ना खो दूँ।
सोनी की बात सुनकर मैं चौंक पड़ी थी। मैंने कहा, उसमें मेरी बात कहाँ से आ गई है? पहले कि वह कोई जवाब देती मेरी सास चली आई और मैं उन्हें देखते ही सोनी के पास से उठ गई। इस घर में अजीब सा रिवाज था, अगर दो बहुएं एक साथ बैठकर बातें करती हैं तो उन्हें शक की नज़रों से देखा जाता है। सास को लगता है हम उनके खिलाफ कोई चालबाजी कर रहे हैं, इसलिए मैं सास के सामने कभी सोनी की कोई बात नहीं करती थी। मैं वापस अपने कमरे में चली आई थी और सोच रही थी कि मेरे बच्चों का सोनी के शादी से क्या मतलब। मैं तो उसका घर बसाना चाहती थी और यहाँ बात मेरे बच्चों की निकल आई थी। मैं अजीब से समस्याओं में फंस गई थी। मैंने सोचा था कि मौका देखकर अपने बड़े जेठ से बात करूंगी, क्योंकि पति ने तो साफ हाथ जोड़ दिए थे। 2 दिन बीत गए थे, मुझे मौका मिल गया। मैं शाम की चाय लेकर जेठ के कमरे में आ गई और थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से लौटे थे। मैं उनके सामने आकर बैठ गई और कहा, भाई साहब, आप शादी क्यों नहीं करते? आपका दिल नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई हो जो आपका ख्याल रखे, आपकी सेवा करे? मेरी बात सुनकर जेठ ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, तुम्हें मेरी चाय बनाने में कोई तकलीफ है? उनकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ी। वह बात को कहाँ से कहाँ ले गए थे। इस घर में तो सारे लोग ही ऐसे थे, पता नहीं क्या ससुराल में मिल गया था मुझे बड़ी मुश्किल में। मैंने अपने रवैया को नरम रखा था और जेठ जी से कहा कि मैं तो आपका घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। आपकी सेवा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपकी भी तो शादी होनी चाहिए। छोटे दोनों भाइयों की शादी हो गई है, क्या आपके अरमान नहीं है? मेरी बात पर जेठ ने बड़ी सख्त नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, देखो रिया, आज तुमने ये बात कह दी, मगर दोबारा ऐसी बात मत करना। मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरे ऐसे कोई अरमान नहीं है, मैं अकेला ही खुश हूँ। और फिर अपने दोनों छोटे भाइयों का हाल तो मैंने देख ही लिया है। सतीश ने जब से तुमसे शादी की है उसे कौन सा सुख मिल गया है? तुम उसे औलाद की खुशी भी नहीं दे पा रही हो। और रही बात अरविंद की, तो वह तो दुनिया से ही चला गया। जेठ की बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह भी मुझे मेरे बच्चे ना होने का ताना देंगे। मैं तो उनका भला सोच रही थी, सोनी का भला चाहती थी, और यहाँ घूम फिर कर बात मेरे और मेरे बच्चे पर आकर ठहर जाती थी। मुझे लग रहा था कि सब लोगों ने कसम खा ली है, वह मुझे बांझ बनाकर ही रहेंगे। मैं गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली आई थी। दिल तो कर रहा था कि सारे कमरे का सामान तहस नहस कर दूं। कुछ ही देर में मेरा पति भी चला आया और मेरे तेवर देखकर कहने लगा, क्या बात है रिया, लगता है कोई झगड़ा किया है। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, पता नहीं इस घर में सबको क्या हो गया है, जिससे बात करो वो मुझे मेरे बच्चे के बारे में बात करने लगता है। हमारे बच्चे भी हो जाएंगे, ऐसी भी क्या आफत आ गई है? अभी शादी को 4 साल तो हुए हैं। मेरी बात सुनकर मेरे पति के चेहरे का रंग बदल गया था। कहने लगा, बताओ तो सही क्या हुआ है? और फिर मैंने उन्हें सारी बात बता दी, किस तरह उनके बड़े भाई ने मुझे बच्चे ना होने का ताना दिया था। मेरी बात सुनकर सतीश ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी जाकर मेरे भाई से शादी की बात करने की? माँ इस घर में मौजूद है, अगर उन्हें पता चला कि उनके होते हुए ये सब करती फिर रही हो, वह तुम्हें घर से निकाल देंगी। मैंने 1000 बार कहा है कि इन सारी समस्याओं से दूर रहा करो, हो सके तो अपने कमरे में ही रहा करो। तुम्हारी वजह से कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। मुझे सतीश से ऐसी ही उम्मीद थी, वह हमेशा यही कहते थे और मुझे चुप रहने का कहते थे, कमरे से बाहर निकलने को मना कर देते थे, लेकिन अपने घर वालों को गलत बात पर नहीं समझाते थे। जबकि मेरे माँ बाप ने मुझे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाया था। मेरी नज़र में ये सब गलत था। एक आदमी जो 40 साल की उम्र का होने वाला है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और ना ही उसके घर वालों को उसकी परवाह थी। और एक लड़की जो सिर्फ 20 साल की थी, वह अपने विधवा होने की सज़ा काट रही थी। खैर, जब इन लोगों को ही परवाह नहीं थी तो मैं क्या कर सकती थी? मैंने चुप जुबान पर ताला रख लिया था। जो कुछ भी घर में हो रहा था ऐसे बस मुंह बंद करके देख रही थी। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि हमें कैसी जुल्म करने वाली सास मिल गई है। अगर सतीश मेरे साथ ना होते, शायद वो मेरे साथ भी सोनी जैसा ही व्यवहार करती। 8 दिन बाद मेरी ननद हमसे मिलने के लिए आई थी, तो मैंने बातों बातों में मौका देखकर उनके सामने सोनी और जेठ की शादी का फरमान सुना दी थी। वह बड़ी खुश हुई और कहने लगी, ये तुमने तो बहुत अच्छा सोचा है रिया, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बुराई है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बड़े भाई खुश रहे। उन्होंने माँ से बात की तो माँ ने गुस्से में मुझे देखा और कहने लगी, ये सारी पट्टी तुझे जरूर उस रिया ने पढ़ाई होगी। मैंने उसे 1000 बार बात कर चुकी ही, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। उसे मेरी बात समझ नहीं आती और उसने आज तुझे भी
अपने रंग में रंग लिया है, आइंदा उसकी बातों में ना आना। ये बात सुनकर सोनी की शादी तेरे बड़े भाई से नहीं हो सकती। मेरी बड़ी ननद ने अपनी माँ को लाख मनाने की कोशिश की और वजह भी पूछनी चाहिए कि क्यों सोनी की शादी भाई से नहीं हो सकती, लेकिन मेरी सास ने उन्हें भी कोई जवाब नहीं दिया। वह भी तंग आकर वापस अपने घर चली गई और मुझे पक्का यकीन हो गया कि अब कुछ भी हो जाए माँ नहीं मानेगी। अगर उन्होंने अपनी सगी बेटी की बात नहीं मानी, फिर मैं तो उनकी बहू थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और मुझे इस बात की फिक्र सताने लगी थी, अगर मेरे बच्चे ना हुए तो कुछ दिन बाद मुझे इस बात के ताने जरूर सुनने को मिलेंगे। बातों बातों में कई दफ़ा ये बात भी आ चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर ये बात नहीं की थी। और इससे पहले कि मुझे अपने औलाद के लिए कुछ करना था, लेकिन आजकल सतीश के पास टाइम भी नहीं था। वह सुबह दफ्तर जाते तो फिर शाम को ही घर लौट कर आते। अक्सर रात को भी लेट लपाट उठकर कमरे से निकल जाते थे। कहते थे कि ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मुझे खुद ही किसी ऐसे डॉक्टर को ढूंढना था जो मेरा अच्छी तरह इलाज कर देती। मैं उन्हीं सारे चक्रों में उलझी हुई थी। मैंने अपने एक सहेली से भी कह दिया था, मुझे किसी अच्छे डॉक्टर का पता बता दो। जब एक रात अचानक ही मुझे सर में बहुत दर्द होने लगा था। सतीश सो रहे थे, मुझे दवा की ज़रूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर की सारी नसें फटे जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इस घर में बस एक मेरी सास थी जिसके पास हर तरह की दवाइयाँ मौजूद थी। इसलिए मजबूर होकर मैं उनके कमरे से दरवाजे पर पहुंच गई और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर मैं चौंक उठी थी। अपनी सास को बड़ा ही जालिम समझती थी, लेकिन ये तो मेरी देवरानी के पांव दबा रही थी। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई थी। मुझे उनसे इस तरह की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे देखकर मेरी सास एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या बात है रिया, दरवाज़ा बजाए बगैर अंदर क्यों आई हो? उनका शब्द इतना सख्त था कि मेरी जुबान बिल्कुल चिपक सी गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे दवा चाहिए। उन्होंने साइड टेबल के दराज से दवा का पत्ता निकालकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहने लगी, तुम आई तो शहर से हो, लेकिन तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है। आइंदा कमरे में आने से पहले ज़रूर बजाया करो। मैं चुप से दवा लेकर अपने कमरे में आ गई थी। गोली खाने के बाद मेरे सर के दर्द में कुछ आराम आया था, लेकिन मेरे सोच मेरे दिमाग में बहुत तेज़ी से लड़ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास आधी रात को देवरानी के पास क्यों पैर दबा रही थी। मेरा तो ख्याल था कि मेरी सास बड़ी ही जालिम औरत है, जिसने घर के कामकाज के लिए सोनी को ही रख लिया है और वे कभी सोनी की शादी नहीं होने देगी। लेकिन आज जिस तरह सासू माँ ने सोनी के पांव दबा रही थी, मुझे यकीन आ गया था कि दिल में कुछ काला है। सोनी को अपने कमरे में रखने के पीछे उनका कोई ना कोई राज जरूर है। जब सोनी के पति की मृत्यु हो गई थी, सोनी का कमरा बंद पड़ा हुआ था, केवल सोनी के सामान ही रखे हुए थे। मेरी सास कहती थी अगर सोनी वहां जाएगी तो उसे अरविंद की याद आ जाएगी, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में रखती हूँ। मगर आज लग रहा था कुछ और ही है। सारी रात उन्हीं सोचों में बीत गई थी और जब सुबह मैं रसोई में गई तो सोनी नाश्ता बना रही थी। मैंने उसे देखते ही पूछा, रात को सासू माँ तुम्हारे पाँव क्यों दबाती हैं, सब ठीक तो है ना? मेरी बात सुनकर उसने नज़रें चुरा ली और नाश्ता बनाने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या हो रहा है? तुम मुझे बड़ी बहन भी कहती हो और फिर कोई बात भी नहीं बताती। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। सोनी कहने लगी, भाभी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने मुंह से आपको इतनी बड़ी बात बता सकूं। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे अपने दिल की बात कहूँ। अगर आप सच जानना चाहती हैं तो आप खुद सोनी बनकर रात को सास के कमरे में चली जाओ, आपको पता चल जाएगा ये सब क्या चल रहा है। लेकिन बस इतना याद रखना कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है वह सब करने के लिए मैं मजबूर हूँ। अगर मैं सास की बात ना मानती तो वो मुझे घर से निकाल देती, और आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। सोनी की बात सुनकर मैं उलझ गई थी। पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या जुल्म किया जा रहा था जिसे वह बता भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे तो सब कुछ जानना ही था। इसलिए मैंने रात को सोनी को स्टोर रूम में छुपा दिया और खुद उसके कपड़े पहनकर सास के कमरे में चली गई। मेरी सास चश्मा लगाती थी और बगैर चश्मे के उनको धुंधला दिखाई देता था, इसलिए मैंने जानने से पहले सासू माँ का चश्मा छुपा दिया था। जब मैं कमरे में गई तो सास कहने लगी, सोनी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, मुझे चश्मा दो, कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा। मैंने यहाँ वहाँ हाथ मारा, अपनी सास से कह दिया कि माँ चश्मा नहीं मिल रहा, लगता है कहीं गुम हो गया है, सुबह ढूंढूंगी।
मेरी आवाज़ सोनी से काफ़ी मिलती जुलती थी। मैं अपना शब्द भी सोनी जैसा ही निकाल रही थी। मेरी बात सुनकर सास कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, तुम लेट जाओ। सारा दिन थकी होती हो, रिया तो घर के कामों में ठीक तरह से हाथ भी नहीं बटाती। तुम अकेले ही घर के सारे काम करती हो। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वह बहू बनकर हमारे घर में चली आई थी। सास की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी, लेकिन फिलहाल मैंने सोनी की जगह ली हुई थी, इसलिए मैं चुप रही। जैसे ही मैं लेटी तो सास मेरे पांव दबाना शुरू कर दिए थे। वह कहने लगी, तुम आराम क्यों नहीं करती? दिन में कुछ टाइम आराम के लिए भी निकाला करो। तुम्हारी सेहत के लिए आराम करना बहुत जरूरी है। मैं चुप से सास की बातें सुन रही थी। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रहती थी। मेरी सास को कब से हमारा इतना ख्याल हो गया था, वे आराम करने की सलाह दे रही थी। मेरी सास कहने लगी, देखो सोनी, सालों से इस घर में कोई बच्चा नहीं आया है। हम इस घर के वारिस देखने को तरस रहे हैं। अब जब साल बाद तुम प्रेग्नेंट हुई तो मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। तुम हमें इस घर का वारिस दोगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। सास की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए थे। मेरे देवर की मृत्यु को साल होने वाला था। सोनी किसके बच्चे की माँ बनने जा रही थी, वह भी इस घर के वारिस। मेरी सास ने तो सोनी और जेठ की शादी को भी मना कर रही थी। क्या बगैर शादी के वे दोनों एक साथ थे? ये सोचकर मेरी तो रूह कांप गई थी। फिर मेरी सास खुद ही कहने लगी, रिया अगर सतीश को बच्चे दे देती तो हमें ये फैसला ना करना पड़ता, लेकिन वह तो बांझ है और ये बात बताया भी नहीं था। ये तो भगवान की कृपा हुई कि सतीश ने खुद ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन ली और रिया की रिपोर्ट उससे मिल गई, वरना हम तो सारी जिंदगी उस बांझ से ही उम्मीद लगाए रखते। अब देखो, तुम्हारी और सतीश की शादी को 4 महीने बीते और तुमने हमें खुशखबरी सुना दी है। अब तुम्हारा सतीश का बच्चा होगा। ये घर खुशियों से भर जाएगा। रिया यहाँ रहना चाहे तो शौक से रहे और जाना चाहे तो चली जाए, लेकिन जब तक ये बच्चा नहीं होता उसे ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। वह शहर की लड़की है, हमें तो डर है कहीं वह तुम्हें कुछ खिला पिलाकर इस बच्चे को खराब ना करवा दे। वैसे भी तुम्हारी और तुम्हारे जेठ की शादी के पीछे पड़ी हुई है। अब मैं उसे किस मुंह से कहूँ कि मेरा बेटा नामर्द है और मैं उससे शादी नहीं कर सकती। सास की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने आंसू पोंछ लिए, लेकिन मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी सास ने मेरे पति की शादी करवा दी थी। मेरा पति, उसने मेरे पीठ पर खंजर घोंप दिया था। मुझे बताए बगैर सोनी से शादी कर चुका था। उसके बच्चे का बाप बनने वाला था और जब भी मैं सोनी की शादी की बात करती तो वह ऐसे चुप हो जाता जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मम्मी बड़ी हैं, वही फैसला करेंगी, ये कहकर वो मुझे हमेशा चुप करवा देता, जबकि हर फैसला वह खुद कर चुका था। समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे मुमकिन हो गया था। कैसे मेरे पति ने मुझे धोखे दिया था। वह तो अपनी पसंद से मुझे शादी करके लेकर आया था। क्या सिर्फ औलाद के खातिर उसने मुझे छोड़ना अच्छा समझ लिया था? मुझे बताए बगैर एक दूसरी औरत को हमारी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था। ऐसा कैसे मुमकिन था? और सोनी, मैंने उसे तो अपनी सगी बहनों की तरह समझा था। उसने कैसे मेरे ही पति से शादी कर लिया था? सोनी की बातों का मतलब मुझे अब समझ आ रहा था। शायद इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और वह चाह कर भी मुझे कुछ नहीं बताती थी। इस बेचारी का भी तो कोई गलती नहीं था। वह उन जालिमों की बात ना मानती तो ये उसे अपने घर से निकाल देते। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास को बता सकती कि मैं सोनी नहीं, रिया हूँ। कुछ देर के बाद मैं चुप होकर उठकर वहाँ से चली आई थी। अब सब समझ आ रहा था कि मेरी सास सोनी की सेवा क्यों कर रही थी। वह उन्हें इस घर का वारिस देने जा रही थी, जबकि मैं तो बांझ थी। मुझे लगता था कि ये बात मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, दोबारा से इलाज करवाऊंगी और कभी न कभी तो माँ बन ही जाऊंगी। लेकिन मेरे पति से इतना इंतजार न हो सका था और फिर कहीं न कहीं ये भी तो समस्या थी। मैंने अपने पति को धोखा दिया था, उससे बात छुपाए रखा था। मैं बांझ हूँ, शायद इसी बात की मुझे सज़ा मिल रही थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो बाहर सोफे पर सोनी और मेरा पति सतीश बैठे हुए थे। सोनी के आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके साथ धोखे नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। सतीश ने मुझसे नज़रें चुरा ली थी। मैंने सतीश की तरफ देखा और कहा, मुझे सोनी नहीं, आपसे शिकायत है। वह तो मजबूर है, लेकिन आप मजबूर नहीं। अगर यही सब करना था मुझे बता देते, मैं खुद आपको छोड़कर चली जाती। मेरी बात सुनकर सतीश ने तड़प कर मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे कि तुम गलत समझ रही हो रिया।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन माँ मरने से पहले मेरी औलाद देखना चाहती थी और इस घर का वारिस देखना चाहती थी। ये कोई ऐसी गलत ख्वाहिश नहीं थी कि उसके लिए मैं मना करता। मैं जान गया था कि तुम माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने सोनी से शादी कर लिया था। उसे भी सहारा मिल जाए और इस घर को वारिस भी। मैं जानता हूँ कि तुम सोनी से बहुत मोहब्बत करती हो और उसे अपनी सौतन के रूप में अपना लोगी। सतीश की बात सुनकर मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कहा, बहन मानना अलग बात है और सौतन बनाना अलग बात है। मैं कैसे आपकी ज़िंदगी में किसी और को जगह दे सकती हूँ? आपको आपका बच्चा मुबारक हो। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। मैं गुस्से में कमरे में आकर अपना सामान समेटने लगी तो सोनी मेरे पास चली आई और मेरे पैरों में बैठ गई और कहने लगी, आप यहाँ से न जाएं। अगर आपको मेरी फ़िक्र है तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। अपने बड़ी बहन बनकर हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं आपका घर बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। सोनी की बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा सा ठंडा हो गया। मेरे खातिर वह घर छोड़कर जाने को तैयार थी। मैंने उसे उसका हक देने को भी तैयार नहीं थी। मैंने उसे गले से लगाया और रोने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं लाख इलाज करवा लूँ, मैं माँ नहीं बन सकती थी। वही इस घर को वारिस दे सकती थी, इसलिए मैंने उसके वजूद को कबूल कर लिया। वह जाती भी तो कहाँ जाती? अगर मैं उसे निकाल देती तो क्या कर लेती? आज नहीं तो कल मेरे पति और सास को बच्चे के लिए किसी दूसरी औरत की ज़रूरत पड़ जाती। सोनी के सिवा अगर कोई औरत यहाँ पर आ जाती तो मुझे 2-4 दिन भी बर्दाश्त ना करती। सोनी मुझे सच में बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने दिल से सोनी को अपना लिया और हमारा घर खुशियों का मैदान बन गया था। सोनी ने जल्दी एक बेटी को जन्म दिया था और उसे मेरी गोद में डाल दिया और कहने लगी, दीदी इस बच्ची के एक नहीं 2 माह हैं। ये सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा अधूरापन खत्म हो गया हो। जिंदगी खुशियाँ बांटने का काम है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। मैंने अपनी खुशी अपने पति सोनी के साथ बांटना था और उनसे अपनी औलाद को मेरी गोद में डालकर मेरे अधूरेपन को पूरा कर दिया था। शायद ज़िंदगी इसी का नाम है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।